अध्याय 5 हिस्ट्री क्लास 6 प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। चौपाल। गांव के चौपाल में रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है। दूसरे ने कहा अंग्रेज़ों ने हमें सभ्य बनाया। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा विचारों का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। भारत का नक्शा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस समय की बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की बस्तियाँ नहीं के बराबर थी। इस संस्कृतियों से जुड़े कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। मानव संस्कृति सभ्यता के सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है? किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को समयावस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, जैसे वह क्षेत्र शहरों में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगरी का कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती है। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशलों के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा स्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर
के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया जिनमें मोहनजोदारो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धोलावीरा प्रमुख है। पुराविदों ने लगभग 28,000 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता था। इन सभी स्थानों को पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहरे, मनके, माप तौल की बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। हड़प्पा स्थल मानचित्र, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र। हड़प्पा नगरों की स्थिति। नगर हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम सहनी, वर्ष 1921, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो, खोजकर्ता राखालदास बनर्जी, 1922 में खोज हुई थी और सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा, ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी, वर्ष 1961 में घग्गर नदी के किनारे है। लोथल, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, 1954 ईस्वी में भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1989 से 90 के बीच में। चनहुद्रो, गोपाल मजमूदार ने इसकी खोज की थी 1931 ईस्वी में, सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर, माधो स्वरूप वत्स ने 1931 से 53 के बीच में इसकी खोज की थी, जो मादा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी महान स्नानगार मोहनजोदारो में स्थित। पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले इलाकों को निचला नगर कहा। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चार दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारों की मजबूती से खड़ी रह सकी। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में भी बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदारो में एक तालाब मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा है। तालाब के दोनों सिरों पर तक सीढ़ियां बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी के कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हड़प्पा का अन्नागार। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इस तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। नगरीकरण का अर्थ जानते हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन की पद्धति का विकास होता है।
नगरीकरण जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता। जरूरत खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतिहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया हुआ है। इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पा नगरों के प्रायः घर 1 या 2 मंजिला और कुछ 3 मंजिला भी होते थे। प्रत्येक घरों में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी हुई हैं और इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया है। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। इस तकनीकी की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। कुआं का चित्र हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदारो की सड़क। नगरीय जीवन। हड़प्पा नगरों में पाई जाने वाली आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियां एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासन वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुएं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मोहरे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों का निर्माण स्थल तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। उनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे।
तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल किए गए मानकों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के आभूषण। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। आभूषण। हड़प्पाई शिल्प कला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती थी और इस पर कुछ लिखा होता था। मोहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने हड़प्पाई मोहरें इस प्रकार की कुछ होती थी। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांवों के लोग शहरों में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। ठीक वैसे ही आज के शहरों का खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं और नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेतों के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भेड़, भैंसा और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्रों से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतरी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से बदख्शां से वैदूर्य मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पादन, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुआ की चर्चा मिलती है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी था। नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उसमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मोहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्र देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इस तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु का पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर, जो गेंडा हो सकता है, का विशेष महत्व था। उसके बाद कुब्बर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत, प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। इसलिए पशुपति की मोहर। उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। सूक्ष्म निरीक्षण। धौलावीरा। चलिए धौलावीरा के बारे में जानते हैं। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था: गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और
मध्य नगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंदी नहीं था। गढ़ी और मध्य नगर किलेबंदी होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसा शिलालेख भी प्राप्त हुआ है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़े को मिलाकर धातु या स्टफिन चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। लोथल जो कि गुजरात में है। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर है। शहर की किलेबंदी की गई है। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई हैं, लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ एक बंदरगाह के लोथल के बंदरगाह अवशेष मिले हैं। यहाँ के जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के विद्वान ने बहुत से कारण बताए, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासियों पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुए, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति बहुत से तत्वों का निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इमाम गांव एवं जीव संस्कृति के नाम से जानी गई। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई।